नमस्कार, दिल्ली एनसीआर की खबरें देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त के हेडलाइंस पर। दिल्ली नगर निगम चुनाव में सभी पार्टियां आई आमने सामने। दिल्ली सरकार ने अपना वादा किया पूरा। महिलाओं के लिए ट्रांसपोर्ट में मुफ्त आवाजाही हुई संभव। दिल्ली में 18 फरवरी से नर्सरी के एडमिशन होंगे शुरू। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर शिक्षकों और बच्चों को दी शुभकामनाएं। कहा कोरोना को वापस। मुद्दे पर आपस में बाकी नगर निगम चुनावों से अलग होगा, जहां दो प्रमुख दावेदार निगम के मुद्दों से ज्यादा केंद्र और राज्य के मुद्दों पर टकराएंगे। लगातार 3 बार से दिल्ली के नगर निगमों पर काबिज बीजेपी केंद्र में मोदी सरकार के कामों के सहारे चौथी बार सत्ता में वापसी का सपना देख रही है, तो वहीं केजरीवाल सरकार के कामों पर जनता से समर्थन मांगेगी। निगम के उपचुनाव में अभी से इसकी झलक दिखना भी शुरू हो गया है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली नगर निगम चुनाव को जीतने की जिम्मेदारी दुर्गेश पाठक के कंधों पर डाल रखी है और वो लगातार पार्टी के मिशन को आगे भी बढ़ा रहे हैं। बता दें कि आम आदमी पार्टी दिल्ली चुनाव किन मुद्दों पर जीतेगी, इस सवाल पर आप नेता का कहना है कि दिल्ली की जनता देख रही है कि अरविंद केजरीवाल सरकार ने पिछले 6 सालों में उसके लिए मुफ्त बिजली, पानी और अपना वादा निभाया है। साथ ही महिलाओं के लिए ट्रांसपोर्ट में मुफ्त आवाजाही भी संभव की है। बता दें कि देश में किसी अन्य राज्य ने इसकी कल्पना तक नहीं की थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल की सरकार ने ये करके दिखाया है। ऐसे में उन्हें पूरा विश्वास है कि दिल्ली की जनता अब नगर निगम में बीजेपी को मौका नहीं देगी। दिल्ली में 18 फरवरी से नर्सरी के एडमिशन अब शुरू हो जाएंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि सभी शिक्षकों को और बच्चों को बधाई। कोरोना को हराकर अब हमें धीरे धीरे अपने स्कूलों की रौनक वापस लानी है। हमारे स्कूल अपने बच्चों का इंतजार कर रहे हैं। वहीं शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने भी ट्वीट कर बच्चों और शिक्षकों को बधाई दी है। बच्चों को शुभकामनाएं देते हुए उन्होंने कहा कि स्कूलों में कोविड नियमों का पालन करते हुए उन्हें सुरक्षित रखा जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री केजरीवाल ने अभी हाल ही में यह कहा था कि सरकार नर्सरी में दाखिले की प्रक्रिया जल्द ही शुरू करने जा रही है। दरअसल दिल्ली सरकार ने बुधवार को नर्सरी एडमिशन के लिए शेड्यूल जारी कर दिया है और पहली एडमिशन लिस्ट 20 मार्च को जारी की जाएगी, जबकि 4 मार्च 2021 को रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख होगी और इस तारीख तक एडमिशन प्रक्रिया का पूरा करने का लक्ष्य दिया गया है। तो अब 18 फरवरी से नर्सरी के एडमिशन शुरू हो जाएंगे। आपको बता दें कि इसकी जानकारी मुख्यमंत्री ने खुद दी है। मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया है। उनका कहना है कि सभी शिक्षकों को और बच्चों को बधाई देता हूं। कोरोना को हराकर अब हमें अपने स्कूलों की रौनक वापस लानी है, ऐसा कहना मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का। आपको बता दें कि कोरोना के चलते काफी लंबे समय से स्कूलों को बंद किया गया था। वहीं अब एक बार फिर से दिल्ली सरकार ने इस नर्सरी के एडमिशन की प्रक्रिया शुरू की है। आपको बता दें कि एक बार फिर से दिल्ली सरकार ने यह फैसला लिया है कि धीरे धीरे कोरोना की गाइडलाइंस का पालन करते हुए एक बार फिर से हमें स्थिति सामान्य स्तर तक लेके जानी है, जिसके चलते दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। आपको बता दें कि 18 फरवरी से नर्सरी के एडमिशन शुरू हो जाएंगे, जिसको लेकर के दिल्ली सरकार ने अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया है। उनका कहना है कि शिक्षकों और बच्चों को बधाई देता हूं। वहीं अब हमें एक बार फिर से धीरे धीरे अपने स्कूलों की रौनक वापस लानी है। बढ़ते सोमवार के दिन मुगल गार्डन बंद रहे, क्योंकि इस गार्डन के रखरखाव का काम
चलेगा। आपको बता दें कि कोरोना को देखते हुए इस बार तुरंत एंट्री नहीं दी जा सकेगी, यानी अब ऐसा नहीं हो सकेगा कि बिना एंट्री कार्ड की बुकिंग की जाए, वहीं राष्ट्रपति भवन के गेट से ही एंट्री कार्ड लिया जाए। इस बार मुगल गार्डन देखने के लिए पर्यटकों को पहले से ही एडवांस में बुकिंग करानी होगी। वहीं बुकिंग के लिए राष्ट्रपति सचिवालय की साइट पर जाकर एडवांस बुकिंग की जा सकती है। इस दौरान स्लॉट में ही सुरक्षा गार्ड को अंदर जाने दिया जाएगा। हर स्लॉट में 100 लोगों के जाने की अनुमति होगी। वहीं कोविड-19 गाइडलाइंस का पालन भी किया जाएगा। तो 13 फरवरी से अब मुगल गार्डन खुलेगा। आपको बता दें कि तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं बेहद खूबसूरत तस्वीर मुगल गार्डन की। तो अब पर्यटक जो साल भर इंतजार करते हैं मुगल गार्डन में जाने का, अब पर्यटकों का इंतजार खत्म हो गया है। आपको बता दें कि 13 फरवरी से मुगल गार्डन एक बार फिर से खुलेगा। आम लोगों के लिए अब 13 फरवरी से मुगल गार्डन को खोलने की तैयारी शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि 21 मार्च 2021 तक ये मुगल गार्डन खुला रहेगा। वहीं 13 फरवरी से 21 मार्च के बीच इस मुगल गार्डन को खोलने का फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि इस दौरान हालांकि कोरोना गाइडलाइंस का भी पालन किया जाएगा। वहीं इस गार्डन में जाने के लिए पहले से एडवांस बुकिंग करानी होगी। आपको बता दें कि बिना एडवांस बुकिंग के इस गार्डन में एंट्री नहीं मिलेगी। तो राष्ट्रपति भवन का मुगल गार्डन अपनी सुंदरता के लिए जाना जाता है, जो अब 13 फरवरी से 21 मार्च 2021 तक ये खोल दिया गया है। आपको बता दें कि इस दौरान पर्यटकों को यहां जाने के लिए एडवांस में बुकिंग करानी होगी। वहीं अगर पर्यटक एडवांस बुकिंग नहीं कराते हैं तो उन्हें इस गार्डन के अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। बढ़ते हैं आगे, जहां दिल्ली विकास प्राधिकरण 6,738 करोड़ रुपए से दिल्ली की बुनियादी सुविधाओं को विस्तार देगा। इसका बड़ा हिस्सा नरेला सबसिडी के साथ विकास के साथ मेट्रो फेज 4 के नरेला बवाना रिठाला कॉरिडोर और शहरी विस्तार रोड 2 के निर्माण पर खर्च होगा। वहीं यमुना नदी के काम करने की दिशा में भी इस साल डीडीए काम करेगा और बुधवार को उपराज्यपाल अनिल बैजल की अध्यक्षता में डीडीए बोर्ड की एक बैठक की गई। आपको बता दें कि बैठक में वित्तीय वर्ष साल 2021 और 22 का बजट पारित कर दिया गया। इसमें 6,738 करोड़ रुपए से दिल्ली की सूरत संवारने की योजना बनाई गई है। इसके अलावा अलग अलग योजनाओं में प्राधिकरण करीब 6,749 करोड़ रुपए जुटाएगा। आपको बता दें कि डीडीए ने नरेला सब सिटी के विकास को बजट में प्राथमिकता के तौर पर रखा है। नरेला में लंबे समय से लंबित योजनाओं के विकास पर जोर दिया गया है। यहां जमीन के विकास, सड़क, सीवरेज, जलापूर्ति, पावर लाइन और ड्रेनेज जैसी सुविधाओं पर डीडीए का जोर होगा। बढ़ते हैं आगे, जहां नए कृषि कानूनों पर केंद्र सरकार और किसान संगठनों पर जारी गतिरोध को देखते हुए सिंघू बॉर्डर पर सभी बुनियादी सुविधाएं दुरुस्त की जा रही हैं। आपको बता दें कि आंदोलनकारी किसानों ने लंबी दौड़ के लिए धरना स्थल पर सीसीटीवी कैमरे, एलईडी स्क्रीन लगा दी है। साथ ही हिडन कैमरों से स्वयं सेवकों को लैस किया जा रहा है। आंदोलन स्थल पर इंटरनेट की कनेक्टिविटी कम होने की वजह से ऑप्टिकल फाइबर भी बिछाने की तैयारी की जा रही है। वहीं संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं ने कृषि कानूनों को रद्द करने और एमएसपी की गारंटी दिए जाने तक आंदोलन जारी रखने की बात भी दोहराई है। उन्होंने बताया कि आंदोलन स्थल पर 100 सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाएंगे और 600 वॉलंटियरों को हिडन कैमरे से लैस किया जाएगा। वहीं सिंघू बॉर्डर विरोध स्थल पर लॉजिस्टिक्स से जुड़े दीप खत्री ने कहा कि लंबे समय तक आंदोलन जारी रखने के लिए संचार समेत तमाम सुविधाओं को बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है। मंच के पीछे कंट्रोल
कंट्रोल रूम बनाया जा रहा है। वहीं सीसीटीवी कैमरों के साथ डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर भी लगवाए जाएंगे। पंजाब के अभिनेता संदीप सिंह सिद्धू उर्फ दीप सिद्धू से पूछताछ के बाद शुरुआती जांच में कुछ लोगों के खालिस्तान समर्थकों से लिंक सामने आ रहे हैं। बता दें कि दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ सूत्रों ने इसकी पुष्टि की है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सिद्धू और इकबाल से खालिस्तान और खालिस्तान की ओर से फंडिंग को लेकर पूछताछ की जा रही है। वहीं दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सिद्धू को 7 दिन के लिए रिमांड पर लिया गया है। गुरुवार को दूसरे दिन भी आईबी ने ही पूछताछ की है। दोनों आरोपियों से अपराध शाखा की चाणक्यपुरी स्थित इंटर स्टेट सेल के कार्यालय में पूछताछ चल रही है और दोनों आरोपियों को आमने सामने बैठाकर कई घंटों तक पूछताछ की गई। इसके बाद अलग अलग बातचीत की गई। इस दौरान भी सवाल वही पूछे गए जो आमने सामने बैठाकर पूछे गए थे। बता दें कि पुलिस अधिकारियों के मुताबिक 2 दिन से खुफिया विभाग ही पूछताछ कर रहा है। अभी अपराध शाखा का नंबर नहीं आया है। वहीं लाल किला हिंसा मामले की जांच अपराध शाखा की टीम कर रही है। बता दें कि गुरुवार और घरों में पाठ और कथा बांचने वाला इकबाल सिंह की हिंसा में ज्यादा भूमिका सामने आ रही है। वहीं इकबाल के मोबाइल की कॉल डिटेल्स भी खंगाली जा रही हैं। पुलिस को शंका है कि आरोपी व्हाट्सएप कॉल से दूसरे लोगों से बात करते थे। तो पंजाब के अभिनेता संदीप सिंह सिद्धू उर्फ दीप सिद्धू से पूछताछ के बाद शुरुआती जांच में कुछ लोगों के खालिस्तान समर्थकों के लिंक सामने आ रहे हैं। आपको बता दें कि 26 जनवरी के दौरान लाल किले पे हिंसा हुई थी और उसी हिंसा में कार्रवाई करते हुए पुलिस तमाम लोगों से पूछताछ कर रही है। आपको बता दें कि इस दौरान पंजाब के अभिनेता संदीप सिंह सिद्धू उर्फ दीप सिद्धू से भी पूछताछ जारी है। वहीं शुरुआती जांच में कुछ लोगों के खालिस्तान समर्थकों से लिंक भी सामने आ रहे हैं। दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ सूत्रों ने इस बात की पुष्टि की है। आपको बता दें कि इस दौरान पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सिद्धू और इकबाल से खालिस्तान और खालिस्तान की ओर से फंडिंग को लेकर लगातार पूछताछ जारी है। बढ़ते हैं आगे, जहां दिल्ली के मंगोलपुरी में बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या पर जबरदस्त सियासी घमासान जारी है। बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद का आरोप है कि राम मंदिर निर्माण से जुड़े होने की वजह से यह हत्या हुई है। वहीं बीजेपी के साथ ही परिवार वाले भी यही आरोप लगा रहे हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार करके मामले की जांच कर रही है। आपको बता दें कि देर रात मंगोलपुरी में रिंकू शर्मा नामक एक युवक की 4 लोगों ने चाकू मारकर हत्या कर दी थी। वहीं पुलिस का कहना है कि रिंकू के दोस्त ने अपने 3 दोस्तों के साथ मिलकर इस हत्या को अंजाम दिया है। ये हत्या बर्थडे पार्टी में रेस्टोरेंट खोलने को लेकर विवाद में की गई। वहीं पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि रिंकू के परिवार का दावा है कि इसके पीछे मजहबी नफरत से भरी खतरनाक मानसिकता है। रिंकू के भाई का कहना है कि रिंकू इसलिए निशाने पर आ गया क्योंकि वो एक राम भक्त था, राम मंदिर निर्माण से जुड़ा हुआ था और बीजेपी के कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता था। परिवार वालों की माने तो हत्यारों ने घर पर धावा बोल दिया। रिंकू के साथ साथ बुजुर्ग माता पिता पर भी हमले किए गए। वहीं इस वारदात पर अब दिल्ली की राजनीति उबल रही है। तो आपको बता दें कि बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या पर सियासत एक बार फिर से तेज हो गई है। जहां राम मंदिर निर्माण को लेकर बीजेपी ने कई कवायदे की हैं, वहीं अब जब राम मंदिर निर्माण शुरू होने जा रहा है तो एक बार फिर से सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। आपको बता दें कि इसी के चलते बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या हुई। वहीं इस हत्या पर एक बार फिर से राजनीतिक सरगर्मी तेज होती हुई नजर आ रही है। दिल्ली के मंगोलपुरी में बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या पर सियासी घमासान लगातार जारी है। आपको बता दें कि बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद का आरोप है कि राम मंदिर निर्माण से जुड़े होने की वजह से इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। वहीं बीजेपी के साथ ही मृतक के परिवार वाले भी यही आरोप लगा रहे हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस इस दौरान आरोपियों को गिरफ्तार करके मामले की जांच गहनता से कर रही है, लेकिन परिवार वालों का आरोप है कि राम मंदिर निर्माण में जुड़े होने की वजह से इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया।
और एनसीआर के प्रमुख शहरों में से एक नोएडा की ट्रैफिक व्यवस्था को इंटरनेशनल स्तर का बनाने की तैयारी चल रही है। इसके तहत शहर के 84 चौराहों पर 1065 सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाएंगे। साथ ही इन चौराहों को इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम से भी लैस किया जाएगा। इस पर 88 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च करने की योजना बनाई जा रही है। वहीं नोएडा की ट्रैफिक व्यवस्था को अत्याधुनिक खूबियों से लैस करने की भी तैयारी जोरों से है। इसके तहत एडेप्टिव ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम भी लगवाया जाएगा। इसे शहर के 40 चौराहों पर इंस्टॉल करवाया जाएगा, जिससे यातायात को सुचारू रखा जा सकेगा। वहीं इस व्यवस्था के तहत गाड़ियों की तादाद के हिसाब से ट्रैफिक लाइट्स बदलती रहेंगी। इसके अलावा स्पीड डिटेक्शन सिस्टम भी लगवाया जाएगा, जिससे ओवर स्पीडिंग को भी रोका जा सकेगा। आपको बता दें कि ज्यादातर सड़क दुर्घटनाएं ज्यादा तेज गाड़ी चलाने की वजह से ही होती हैं। साथ ही नोएडा प्रशासन ने वेरिएबल मैसेज साइन बोर्ड लगाने की भी तैयारी कर रही है और इसे 22 जगहों पर लगाया जाएगा। आपको बता दें कि ये बोर्ड सामान्य जानकारी देने के साथ ही दिशा बताने का भी काम करेंगे। साथ ही ANPR कैमरा, RLVD कैमरा, सर्विलांस कैमरा, पब्लिक एड्रेस सिस्टम और कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम भी लगाए जाएंगे। तो एनसीआर के प्रमुख शहरों में ट्रैफिक व्यवस्था को इंटरनेशनल लेवल पे बनाने की तैयारी चल रही है। आपको बता दें कि एक बार फिर से प्रशासन ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए सख्त कदम उठाने जा रहा है, जिसके चलते चौराहों को इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम से लैस किया जाएगा। आपको बता दें कि ये इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम 40 चौराहों पर लगाए जाएंगे, जिससे यातायात को सुचारू रखा जा सकेगा। वहीं इस व्यवस्था के तहत गाड़ियों की तादाद के हिसाब से ट्रैफिक लाइट्स बदलती रहेंगी। वहीं इस दौरान स्पीड डिटेक्शन और स्पीड कंट्रोलिंग की भी नजर रखी जाएगी। आपको बता दें कि शहर में ज्यादातर दुर्घटनाएं ओवर स्पीडिंग की वजह से होती हैं। वहीं सरकार ने ओवर स्पीडिंग को कंट्रोल करने के लिए ये बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत शहर के 84 चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाएंगे। वहीं सर्विलांस कैमरा, पब्लिक एड्रेस सिस्टम और कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम भी इस दौरान इंस्टॉल करवाए जाएंगे। तो आपको बता दें कि सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, जिससे नोएडा की ट्रैफिक व्यवस्था इंटरनेशनल लेवल की तर्ज पर ही बनाई जाएगी। आपको बता दें कि नोएडा की ट्रैफिक सिस्टम को सुधारने के लिए 84 चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाएंगे। और राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले तेज रफ्तार से घट रहे हैं, लेकिन अब दिल्ली में कोरोना फैलाने या फिर उसकी रोकथाम नहीं करने वालों के खिलाफ किए जाने वाले चालान को लेकर दिल्ली पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए कार्रवाई की है। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस की ओर से यह कहा गया है कि दिल्ली सरकार के सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को कोविड के चालान करने का कानूनी अधिकार नहीं है। दिल्ली पुलिस ने यह फैसला सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स के कुकृत्यों के सामने आने के बाद लिया। यही नहीं, पुलिस ने कई सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स के खिलाफ केस भी दर्ज किए हैं। गौरतलब है कि राजधानी में सार्वजनिक जगहों पर या फिर वर्क प्लेस पर मास्क नहीं पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने, पान, गुटखा, तंबाकू खाकर सार्वजनिक जगहों पर थूकने और दूसरी गाइडलाइंस का अनुपालन नहीं करने की स्थिति में किए जाने वाले 2000 रुपए का चालान किया जाता है। इसी मामले में अब दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस आमने सामने नजर आ रही है। यहां ये बताना जरूरी है कि सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग जिला उपायुक्त कार्यालय के अधीनस्थ आते हैं। वहीं दिल्ली पुलिस ने ये भी स्पष्ट करते हुए जनता से अपील की है कि ऐसे किसी चालान को स्वीकार करने से पहले चालानकर्ता की सही पहचान करना अवश्य कर लें।